वेलकम एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका। हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट वीडियो में हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में कैपिंग को समझते थे कि कैसे मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड पर 7 मेथाइल गुआनोसिन ऐड होता था, जिससे क्या होता था, मैसेंजर आरएनए को एक्सोन्यूक्लियस काट नहीं सकता था। वो न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होने में मदद करता था, इनिशिएशन और ट्रांसलेशन में मदद करता था, और सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन में। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसे स्प्लाइसिंग कहा जाता है। तो स्प्लाइसिंग क्या है? एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है, पहले नहीं होता है। कहाँ होता है? यूकैरियोट की सेल्स में। तो हम जीनोम में पढ़े थे, जब हमने शुरुआती लेक्चर्स जीन स्ट्रक्चर में, कि हमारे जीनोम में कितने होते हैं? 20,000 से 25,000 या 26,000 जीन होते हैं। लेकिन प्रोटीन्स कितने बनते हैं? बिलियंस ऑफ, लाखों अलग अलग प्रोटीन्स बन सकते हैं। ये स्प्लाइसिंग से ही संभव है, जिसको खासकर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसको आगे हम लोग समझेंगे। एक ही जीन से कई तरह प्रोटीन बनेंगे, तो इससे क्या फायदा होगा? थोड़ा सा डीएनए से बहुत ज्यादा प्रोटीन बन सकता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता था? कोई स्प्लाइसिंग नहीं होता था, ये बहुत सिंपल था। यूकैरियोट्स में क्या हो गया? स्प्लाइसिंग इवॉल्व किया, ताकि छोटे जीनोम साइज से भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन सके। ये एवोल्यूशन में स्पेस मतलब जगह और ऊर्जा एनर्जी बचाने का तरीका है। तो जो यूकैरियोटिक जीन होता है, उसमें क्या होते थे? नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिसको क्या कहा जाता है? इंट्रॉन, जिनसे आरएनए बनते हैं, लेकिन आरएनए से प्रोटीन नहीं बन सकते। तो जो पहला आरएनए बनता है, उसको क्या कहते हैं? प्री मैसेंजर आरएनए या हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें क्या होता है? एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होता है। इसमें क्या किया जाता है? इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, कोडिंग सीक्वेंस को जोड़कर मैच्योर आरएनए बना जाता है, जो फिर न्यूक्लियस से बाहर जाता है और ट्रांसलेशन करता है। तो ये एक बहुत क्रूशियल स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का। अगर इंट्रॉन नहीं हटा तो फिर गलत प्रोटीन्स बन जाएंगे, फंक्शनल प्रोटीन सही नहीं बन पाएंगे। तो कोई आपसे पूछे स्प्लाइसिंग कहाँ हो रहा है, तो स्प्लाइसिंग न्यूक्लियस में हो रहा है। कैपिंग कहाँ हो रहा था? वो भी न्यूक्लियस में हो रहा था। तो इसको कौन करता है? इसको एक लार्ज राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स करता है, जिसका क्या नाम है? स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसिंग जो करता है वो कौन है? स्प्लाइसियोसोम। आगे इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये किससे बना होता है। तो स्प्लाइसिंग का पर्पस क्या है? कि जो प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए है, या प्री मैसेंजर आरएनए है, या हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है, कई इसके नाम है, उसको किस में बदला जाए? मैच्योर मैसेंजर आरएनए में। क्या करके? इंट्रॉन्स को अलग करके और एक्सॉन को एक दूसरे से जोड़ के। क्योंकि यूकैरियोटिक जीन्स क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस, मतलब इसमें इंट्रॉन्स होते हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते, इसलिए इनको हटाना जरूरी है। तो सही स्प्लाइसिंग क्या करेगा? करेक्ट रीडिंग फ्रेम। जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें हर लाइन लिखे, अगर लाइन के बीच बीच में ऐसे भाषा लिख जाए जो आपको समझ में ना आए, तो आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उस भाषा को क्या कहा है? रीडिंग फ्रेम को सही करना। और आप समझेंगे तो आपको फायदा होगा, उसी से ये सही हो जाएगा, तो क्या होगा? सही प्रोटीन बनेगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये स्प्लाइसिंग होता कैसे है और कैसे पता चलता है एंजाइम को कि कौन सा इंट्रॉन है। ये तो हम लोग फिगर बना के बता रहे हैं कि ये एक्सॉन है, इससे प्रोटीन बनेगा, ये इंट्रॉन है, इससे नहीं बनेगा। लेकिन सेल कैसे समझता है कि कौन सा करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कि कौन सा है, कि कहाँ इंट्रॉन है? ऐसे तो दिखेगा नहीं, सारे तो क्या होते हैं? डीएनए सीक्वेंस। तो ये सारा कमाल किसका होता है? डीएनए सीक्वेंस का। और काम कौन करेगा? स्पाइसियोसोम। तो स्पाइसियोसोम एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जिसमें 100 से ज्यादा प्रोटीन होते हैं और 5 स्मॉल न्यू एसएन आरएनए होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। तो स्प्लाइसियोसोम को समझेंगे, फिर आगे इसको भी देखेंगे कैसी है पहचान। तो स्प्लाइसियोसोम क्या है? कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जो किससे बना है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो कितने होते हैं? 5 होते हैं। U1, U2, U4, U5, U6। बहुत आसान है याद रखना कि U1, 2, 4, 5, 6। याद क्या करना है कि 3 नहीं होता, 1, 2, 4, 5 और 6 होता है। 5 SNRNA होते हैं और बाकी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे, 100 से ज्यादा प्रोटीन होते हैं इसमें।
तो जो भी काम ये करता है, हम लोग प्रोमोटर रिप्रेसर सबको देखे, वो किससे काम करता है, कुछ खास सीक्वेंस है जिसको पहचानता है। तो स्पाइसियोसोम किस सीक्वेंस से पता करता है कि कहाँ इंट्रॉन है कहाँ एक्सॉन, अब इसको समझेंगे। तो ये जो पूरा स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है वो कई तरह से रेगुलेट होता है। इनहैंसर, साइलेंसर, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सब मिलके डिसाइड करते हैं कि कहाँ एक्सॉन को इंक्लूड करना है और कहाँ निकलना है। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो क्या होगा, प्रोटीन गलत बन जाएगा। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है उसका एक जगह शुरुआत होता है किससे, जीयू सीक्वेंस से। जहां ये जीयू सीक्वेंस होता है उसको क्या कहते हैं, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट या डोनर साइट। तो ये किसका खासियत है, जीयू सीक्वेंस कहाँ होगा, इंट्रॉन्स में। और ये क्या होता है, कंसेंसस सीक्वेंस। हर जगह जहां भी इंट्रॉन शुरुआत होगा उसमें क्या खास होगा, जीयू सीक्वेंस। और यही जो जीयू सीक्वेंस है इसको कौन समझ पाता है, स्प्लाइसियोसोम। ये भी आगे बैठेंगे कि इसका भी एक स्पेसिफिक पार्ट है जो इसको समझेगा। तो जहां भी आपके दिमाग में ये समझ में आ जाना चाहिए, जहां भी इंट्रॉन शुरू होगा, बिगिनिंग ऑफ इंट्रॉन होगा, वहां क्या होगा, जीयू सीक्वेंस होगा। कंसेंसस का क्या मतलब है कि ये बदलता नहीं है, हर जगह जहां भी इंट्रॉन होगा जीयू होगा। शुरुआत जीयू होगा और खत्म कहां से होता है, एजी से। जहां इंट्रॉन खत्म होगा, खत्म होने में कौन सा सीक्वेंस आएगा, ए जी, और कोई दूसरा सीक्वेंस आ ही नहीं सकता, ये परमानेंट है। तो एंजाइम ढूंढेगा कहाँ जीयू से शुरुआत है और कहाँ एजी से अंत है, वो रीजन क्या हो जाता है, इंट्रॉन। ऐसे एंजाइम पकड़ेगा कि इंट्रॉन सेल डीएनए में कौन सा रीजन है। जो मैसेंजर आरएनए बन गया उसमें देखेगा कि कौन सा रीजन जीयू से स्टार्ट है और एजी से खत्म है। तो यही दोनों, जहां जीयू से स्टार्ट हो और एजी में खत्म हो, वो क्या है, इंट्रॉन वाला रीजन है। इसमें एक और बीच में पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, ब्रांच पॉइंट होते हैं। इसमें क्या होता है, एडिनिन होता है, और इसमें भी एक कंजर्व सीक्वेंस होता है, UACUAAC। कंजर्व का मतलब क्या है, जहां भी इंट्रॉन होगा यही सीक्वेंस होगा। तो जीयू ब्रांच पॉइंट ए जिसका ये सीक्वेंस है, तो इतना याद नहीं रखना है, याद किसको रखना है, ब्रांच पॉइंट ए, जीयू एजीए। ये तीन चीज क्या करता है, ये उसका पहचान करता है कि ये तीनों रहे तो वो एरिया क्या है, इंट्रॉन है, और यहीं से हमको उसको अलग करना है, ये हमारे काम का नहीं है। तो क्या याद रखेंगे, जीयू, एजी और ब्रांच पॉइंट। एक और पॉलीप्रोपाइडिन ट्रैक्ट होता है जो क्या होता है, रीच इन सी एंड यू रेसिड्यूज बिफोर 3' एंड। इस 3' एंड से पहले ये भी होता है, ये भी रिकॉग्निशन में मदद करता है। लेकिन याद किसको रखना है, ये याद रहे तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जी यू ए जी और ए तीनों यही मेन है जो सब काम करते हैं। और ये कौन करेगा, स्प्लाइसियो सोम। तो 5, तो ये जो जी यू एंड है इसका क्या नाम रखा गया है, 5' स्प्लाइस साइड। और ए जी का क्या नाम रखा गया है, 3' स्प्लाइस साइड। इसको डोनर कहते हैं, इसको एक्सेप्टर। अभी समझेंगे क्यों ऐसा कहते हैं। और ब्रांच पॉइंट क्या है, इसी 3' स्प्लाइस साइड से कुछ आगे जहाँ क्या होता है, एडनिन होता है। अब हम समझेंगे कि स्प्लाइसिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे होता है। तो सबसे पहला स्टेप है स्प्लाइसियोसोम असेंबली। ये जो U1 U2 U3 नहीं होता, U5 U6 सारे हैं। सबसे पहले ये कहाँ आके बैठते हैं, इंट्रॉन का। तो कैसे पता लगेगा, सबसे पहले कौन आता है, ये बहुत अच्छा है, 1 2 है तो आपको याद रखने में आसान होगा। सबसे पहले कौन आएगा, U1 स्मॉल न्यूक्लियर RNP। और बाइंड किससे करेगा, 5' स्प्लाइस साइड जीयू से। बताया गया है कि एक तरफ जीयू है एक तरफ एजी है। तो U1 किससे बाइंड करेगा, सॉरी U1 किसको पहचानता है, जीयू को। जहां जीयू से स्टार्ट जीयू मिल जाएगा, U1 आके वहां से चिपक जाएगा। U2 कहाँ चिपकता है, ब्रांच पॉइंट पे। बताया गया था यहाँ ए ब्रांच पॉइंट होता है, वहां ये चिपकेगा। जब U1 सबसे पहले आएगा, दूसरा कौन आएगा, U2। उसके बाद U4 U5 U6 आपस में ज्वाइन करके आएंगे और क्या बनाते हैं, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। तो पाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स क्या है, U1 U2 U4 U5 और U6 पे। U1 कहाँ जुड़ेगा, GU पे। और U2 कहाँ जुड़ता है, ब्रांच पॉइंट ए पे। दूसरा स्टेप होता है उसको क्या कहते हैं, लैरिएट फॉर्मेशन। लैरिएट क्या होता है, ये एक धागे रुमा
मान लीजिए गोला है, इसको यहाँ जोड़ दिया गया तो क्या बन जाएगा, एक उभार बन जाएगा गोला। इसको अंग्रेजी में लैरिएट कहते हैं। तो इसको बहुत आसान है समझने में, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। पहले U1 आया, U2 आया, U1 GU पे जुड़ा, U2 A पे ब्रांच पॉइंट पे जुड़ा, फिर U5 U6 सारे आ गए। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले यहाँ एक कट लगेगा एक्सॉन 1 और इंट्रॉन के बीच। यहाँ UI बैठा है, U1 सॉरी, कट लग गया तो आप काट दिए तो क्या होगा, ये इससे अलग हो जाएगा। एक्सॉन 1 इंट्रॉन से अलग हो गया, और बाकी इधर सारे चीजों से ये जुड़ा हुआ है। तो पहला क्या है, यहाँ कट लग गया। यहाँ जब कट लग जाता है, इसको हम लोग और आगे डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ का जो ये कटा हुआ हिस्सा होता है, ये ऐसे घूम के ए से जुड़ जाता है। ये कहाँ था, ब्रांच पॉइंट में। तो मतलब एक सीधा धागा था, यहाँ से आप काट दिए, तो जो बाकी है हिस्सा बचा, वो धागा मोड़ के ब्रांच पॉइंट, उसीलिए इसको ब्रांच कहा जाता है, ए में जुड़ जाता है। फिर क्या हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से कट जाता है। तो यहाँ से कट जाएगा तो ये धागा निकल जाएगा, और बचेगा क्या, दोनों एक्सन जो वापस आपस में जुड़ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन लाइगेशन। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब इस फिगर से आप समझेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इजीली समझ में भी आएगा। तो क्या होता है, पहला कट कहाँ लगता है, 5' स्प्लाइस साइड पे। ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। तो स्पाइसियोसोम क्या करेगा, जीयू को काट देगा। तो जीयू है, और ये किससे जुड़ा है, सारे फॉस्फेट से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ रहते हैं। तो एक्सॉन के बाद का शुरुआत कहाँ से होता है, जीयू से होता है। तो जीयू का एक कहाँ कट लगता है, यहाँ पे कट लगेगा, इसको काटा जाएगा। ठीक है, इसको काट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ एक्सॉन के साथ कौन बचेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा। और यहाँ जीव के साथ कौन बचेगा, ऑक्सीजन और फास्फोरस। और उसके साथ क्या जुड़ा है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। अब मान लीजिए ये घूम के कहाँ जा रहा है, ए के पास जा रहा है। ये कट चुका है, यहाँ इसका खाली है, तो ये घूम के कहाँ जाएगा, और इसके पास क्या है, ए के पास ब्रांच का जो है एक ऑक्सीजन है। तो ये जो यहाँ से कटा, इसका तो ऑक्सीजन चला गया, तो ये जाके इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो अगर आप इसको पकड़ के घुमाए तो ये कहाँ चला गया, यहाँ तो ये जुड़ा ही है इससे, वो ये वाला हिस्सा है। इसके बाद क्या आता है, यू आता है, फिर क्या आता है, जी आता है, जी के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ के बाद क्या है, फास्फोरस है। फास्फोरस से कितना ऑक्सीजन जुड़ा है, ये एक है, ये दूसरा है, और तीसरा तो ये ले चुका है। और ये तीसरा कप किसके जाके जुड़ जाता है, इसके ऑक्सीजन से, और इसका एच यहाँ से चला जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर बना इसको क्या कहते हैं, लैरिएट कहते हैं। तो आपको समझ में जरूर आया होगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे कट लगा, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कट लग गया। जो कट लगने से क्या हो गया, ये अलग हो गया। अलग हो गया तो क्या हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो इसको एक ऑक्सीजन चाहिए, तो ये घूम के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है ब्रांच पॉइंट के ए से, और इसका एक हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो ये भी एक जुड़ना चाहता है, एक बॉन्ड, ऑक्सीजन दो से जुड़ते हैं, तो एक यहाँ जुड़ा है, एक इस फास्फोरस से जुड़ जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे घूम के इस पे जुड़ गया। इसी को क्या कहा जाता है, लैरिएट इंटरमीडिएट। तो यहाँ क्या क्या हो गया कि स्प्लाइसियोसोम 5' साइट पे जीयू के पहले एक कट मार दिया, और जीयू का एंड ब्रांच पॉइंट क्या है, इसका ये एंड है, तो कहाँ जुड़ गया, ए से जुड़ जाता है। और जो बनता है उसको क्या कहते हैं, लैरिएट, या इसको लासो कहते हैं। दूसरा कट कहाँ लगता है, दूसरा कट 3' एंड पे लगता है, 3' साइट पर लगता है। 3' साइट पे क्या है, एक्सॉन 2 है, इससे कौन जुड़ा है, ये फास्फोरस ऑक्सीजन। हमेशा याद रखिए कि कट कहाँ लग रहा है, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में लग रहा है। तो ये क्या होगा, इसका भी कट गया, और ये क्या बच गया, AgO फास्फोरस ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या था, यहाँ GU इतना जुड़ा हुआ था, और इसका अब यहाँ से कट गया, तो इसको क्या मिला, सॉरी एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। कट कहाँ लग रहा है, कट इसके बीच लगता है, जैसे यहाँ लगा था, तो कट किसके बीच लग रहा है, ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच। तो इसके पास क्या गया, AgO,
इतना अलग हो गया, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इतना अलग हो गया, और ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या था, इंट्रॉन था। तो ऐसे इंट्रॉन अलग हो गया, और एक्सॉन का ये ऑक्सीजन और ये फास्फोरस वाला पार्ट पूरा एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो एक्सॉन 1 किससे जुड़ गया, एक्सॉन 2 से जुड़ गया, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या शुरुआत से हुआ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे कट पड़ा, जिससे ये अलग हो गया और इतना हिस्सा अलग हो गया। ये अलग हुआ हिस्सा फिर कहाँ से जुड़ गया, एडेनिन के ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो ये दोनों आपस में क्या बना लिए, लैरिएट इंटरमीडिएट। फिर नेक्स्ट कट कहाँ लगा, इसके बीच में लगा। तो ये PO3 अलग हो चुका है एक्सॉन 2 के साथ, और ये किससे जुड़ जाएगा, एक्सॉन 1 का जो ऑक्सीजन यहाँ लटक रहा है उसके साथ। तो दोनों एक्सॉन आपस में जुड़ गए, और ये यहाँ से टूट गया, तो ये AGO अलग हो गया, और जो यहाँ का हाइड्रोजन था वो इससे आके जुड़ जाता है, तो ये कंप्लीट क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तो इंट्रॉन क्या होता है, पूरा लैड्रिएट बन के अलग हो जाता है, और यहाँ क्या हो रहा है, लाइगेशन हो रहा है, दो एक्सॉन एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। तो इंट्रॉन बाहर हो गया, कैसे, लैरिएट बन के स्ट्रक्चर को लैरिएट करते हैं, और जिसको सेल क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। इसके बाद क्या होता है, स्प्लाइसियोसोम डिसेंबली, जो U1 U2 U4 U5 U6 थे सब अलग हो जाते हैं, प्रोटीन अलग अपना डिसोसिएट हो जाता है, फिर क्या करता है, दूसरे साइकिल के लिए ये अपने आप को रेडी करता है कि ये रीयूज हो जाए। और अब ये RNA क्या बन गया, मैच्योर RNA, और ये क्या होता है, एक्सपोर्ट हो सकता है साइटोप्लाज्म से। तो स्प्लाइसिंग भी कई तरह के होते हैं, जो हम लोग देखे वो किसका एग्जाम्पल था, स्प्लाइसियोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग, जिसमें क्या हुआ, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए U1 से U6 हो गया, और ये सबसे कॉमन है प्री मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए मैच्योर बनाने के लिए। एक और होता है सेट स्प्लाइसिंग ग्रुप 1 इंट्रॉन, ये आरएनए राइबोजाम खुद के लिए होता है, ये ज्यादा कॉमन नहीं है, राइबोसोमल आरएनए जीन के टेट्राहाइमेना में इसको डिस्कवर किया गया था। उसी तरह ग्रुप 2 इंट्रॉन्स के लिए होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो जीन होते हैं वहां काम कर सकता है। एक तरह का और स्प्लाइसिंग होता है जिसपे ट्रांसफर आरएनए स्प्लाइसिंग करते हैं, जिसमें एंडोन्यूक्लियसेस और लाइगेस एंजाइम इस काम को करता है। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, स्प्लाइसियोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग, यही मेन टाइप का है। किसी को जानना हो तो उसके नॉलेज के लिए इसको एडिशनल बताया गया है। जो स्प्लाइसियोसोम डेराइव्ड स्प्लाइसिंग है, उसी का एक और फॉर्म है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि एक सिंगल जीन से कई तरह के मल्टीपल मैसेंजर आरएनए आइसोफॉर्म बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक्सॉन्स को जोड़ा सकता है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ 4 एक्सॉन है और 3 इंट्रॉन है। तो इसमें क्या किया गया, पहले तो DNA से प्री मैसेंजर आरएनए में सारे चीज आ गए। स्प्लाइसिंग में क्या हुआ कि एक में एक्सॉन 1 2 3 4 सबको जोड़ा गया, और इंट्रॉन ABC को निकाल दिया गया। दूसरे मेथड में क्या हो रहा है, इंट्रॉन तो सब बाहर गया, लेकिन एक्सॉन में 1 2 और 4 को 3 को स्क्रिप कर दिया गया। तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन आया, E1 E2 E3 4 एक्सॉन जुड़े, इसमें कितने जुड़े, 3 एक्सॉन। फंक्शनल तो सारे एक्सॉन होंगे, तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन अलग होगा इसके प्रोटीन से, क्योंकि इसमें 3 एरिया नहीं है। इसी तरह किसी में 1 2 को जोड़ा जा सकता है, 1 2 4 हो 3 को हटा दे, या 2 3 4 हो। तो इसी को वेरिएशन करके सेल एक्सपेरिमेंट करता रहता है, और कई तरह का प्रोटीन, ये एक दिन में नहीं होता, हजारों लाखों साल्स के सेल्स में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे कई तरह के प्रोटीन एक ही जीन से बन सकते हैं। तो अल्टरनेटिव स्पाइसिंग के भी कई तरीके हैं। एक है एक्सॉन स्किपिंग, जो अभी हम आपको उदाहरण दिए कि इसमें क्या हुआ, एक एक्सॉन स्किप कर दिया गया। दूसरा क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सॉन, ओनली वन ऑफ टू पॉसिबल एक्सॉन इज इंक्लूडेड। जैसे X1 X2 है तो X में X1 को लिया जाए, दूसरे में X2 को लिया जाए। X3 X4 है तो X में X3 जाएगा, दूसरे में X4 जाएगा। और तीसरा क्या है, अल्टरनेटिव 5 प्राइम और 3 प्राइम स्प्लाइट साइड, डिफरेंट स्प्लाइट जंक्शन यूज, कि कहीं यहाँ से 5 में ही काट के अलग किया जाए, कहीं 3 से अलग किया जाए। कुछ में स्पेशल केसेस में क्या होता है, इंट्रॉन को भी रिटेन किया जाता है और इसमें रहता है। अब ये डिटेल यहाँ आपके लेवल का नहीं है तो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे कॉमन क्या है, एक्सॉन स्प्लाइसिंग। तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होता है कि इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है,
और सारे एक्सॉन को ना इंक्लूड करके कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग केस है, ड्रोसोफिला का डी स्कैम जीन होता है जिसको अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करके 38,000 प्रोटीन के आइसोफॉर्म बनाया जा सकता है एक ही जीन के स्प्लाइसिंग से। जैसे एक जीन से एक प्रोटीन बनता है तो स्प्लाइसिंग से इससे 38,000 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो इतना मेहनत जो सेल स्प्लाइसिंग के लिए कर रहा है, इसका क्या फायदा है कि बहुत सारे प्रोटीन बन सकते हैं एक ही जीन से। इसको रेगुलेट करके हम लोग इजीली जीन रेगुलेशन को जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं अलग अलग टिश्यू के लिए, और अलग अलग आपके डेवलपमेंट स्टेजेस, मतलब पहले छोटे से बड़े होने तक कई तरह के एक्सप्रेशन को या अलग अलग टिश्यू पर जीन रेगुलेट करके स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म को हम लोग कंट्रोल करते हैं। क्वालिटेटिव कंट्रोल क्या होता है, अगर कोई डिफेक्टिव हो तो उसको स्प्लाइसिंग करके हटा सकते हैं। एवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है कि नए जीन के फंक्शन, एक ही जीन है वो तो नहीं बदल रहा है, लेकिन स्प्लाइसिंग से अलग अलग प्रोटीन बना के इसके फंक्शन को और बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको कुछ अच्छा, कोई आपके पास हॉबी है, आप उसको अच्छा काम करके अपना एक क्वालिटी बना लिए, फिर आप दूसरा चीज सीखे, फिर दूसरा क्वालिटी आप अपना बना सकते हैं, तीसरा सीखे। तो जीन तो वही है आपके अंदर, आप वही सेम इंसान है, लेकिन अलग अलग चीज सीख के आप नए नए क्वालिटी अपने में डेवलप कर सकते हैं। तो वैसा ही एवोल्यूशन में ऐसे ही सेल नए नए प्रोटीन बनाने के लिए स्प्लाइसिंग का यूज करता है। अगर स्प्लाइसिंग में गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है, कुछ बीमारी होती है जिसमें सबसे कॉमन क्या है, बीटा थैलेसीमिया। इसके इंट्रॉन स्प्लाइट साइट में म्यूटेशन की वजह से सही रिकॉग्निशन नहीं होता। ऐसे ही एक और बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसमें क्या होता है, SMN2 जीन होता है, उसमें फॉल्टी स्प्लाइसिंग हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है, जो भी CFTR जीन होता है उसमें स्प्लाइसिंग में गड़बड़ी होता है। और कैंसर भी कभी कभी एबनॉर्मल अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से हो जाता है। आज जो हम लोग स्प्लाइसिंग को पढ़े हैं उसको याद रख कैसे रखेंगे कि इसमें 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स क्या है, U1 रिकॉग्नाइज करेगा 5 स्प्लाइट साइट को, जो क्या होगा, GU होगा। U2 रिकॉग्नाइज करेगा ब्रांच पॉइंट को, जो क्या होगा, A1 को। फिर U4 U5 U6 क्या आएगा, एक जगह आएगा, स्प्लाइसियोसोम बनाएगा और रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। इसमें U5 का क्या फंक्शन है, एक्सॉन को क्या कहता है, अलाइन करता है बाद में जोड़ने के लिए। और क्या होता था, GU में कट लगेगा, फिर वो A में जुड़ेगा, फिर 3' स्प्लाइस साइट में कट लगेगा, दोनों एक्सॉन क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और लैरिएट क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो स्प्लाइसिंग में इतना ही है, स्प्लाइसियोसोम आया, काट दिया, और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से प्रोटीन का डाइवर्सिटी आता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉली एडिनाइलेशन क्या, जो तीसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और कमेंट करिए, और कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।